हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश गिरी एक बार फिर से अपने चैनल गिरी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 11th यूनिट 1 के बेसिक कंसेप्ट का नेक्स्ट वीडियोस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 11th केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का थर्ड वीडियोस है। इससे पहले मैंने 2 इम्पोर्टेंट वीडियोस डाल दिए हैं जो कि बहुत ही बेसिकल कंसेप्ट वाला वीडियोस था, और अभी यहाँ से लगभग 2-3 वीडियोस और भी होंगे जो बेसिक कंसेप्ट का ही बनेगा। तो गाइज, अगर आप लोग पीछे का वीडियोस 2 इम्पोर्टेंट वीडियोस नहीं देख पाए तो आप जरूर देख लीजिएगा। इससे ठीक पिछले वाले वीडियोस में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि यूनिट एंड देयर मेजरमेंट्स और कन्वर्जन फैक्टर का डिस्कस किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आप इसे नहीं देख पाए हैं तो एक बार जरूर देख ले, ताकि आपको ये अगला वीडियोज और आज जो बता रहे हैं ये वीडियोज आपको आसानी से समझ में आ सके। उस वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ढूंढने में नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप गिरी केमिस्ट्री क्लासेस सर्च कीजिएगा, चैनल का नेम है, वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद भी अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसी और ज़्यादा नोट्स चाहिए आपको किसी चैप्टर वाइज किसी भी क्लास का, तो आप जो है सो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा हूँ। तो चलिए गाइज, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिए। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? जनरली जब कभी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो क्या होता है, जो हम लोग का जो आंसर होता है ना, वो आंसर शॉर्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, और हम लोग जो सॉल्व करते हैं तो वो आंसर हम लोग को लॉन्ग नंबर में आता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में आता है। तो उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं ताकि मेरा आंसर सेट हो जाए, आंसर मिल जाए, ये हम आपको आज बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ रूल है इंपॉर्टेंट 2। इसमें रूल नंबर फर्स्ट आपको बताते हैं, आप लिखना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, हालांकि ये लिखने वाला नहीं है, समझने वाला है, फिर भी आपको बता देते हैं कि इफ वी शिफ्ट डेसिमल टुवर्ड्स राइट वी सबट्रैक्ट द पावर्स, मीन्स निगेटिव। ठीक है गाइज, रूल नंबर फर्स्ट ये है, ये जनरली डेसिमल के लिए आएगा, है ना। आंसर हम लोग कभी कभी डेसिमल में आता है, मतलब डेसिमल के बाद कुछ बहुत बड़े डिजिट होंगे तो उसको शॉर्ट डिजिट में कैसे आंसर लिखेंगे, ये हमारा ये रूल बता रहा है। तो इसमें 2 तरीके होते हैं, एक तो आपका जो है सो निगेटिव होगा, है ना, पावर, एक पॉजिटिव होगा। तो जब हम लोगों का पावर निगेटिव होगा, यानी कि दिया गया इफ वी शिफ्ट डेसिमल टुवर्ड्स राइट, यदि डेसिमल को हम लोग राइट साइड में शिफ्ट करें, है ना, राइट साइड में शिफ्ट करें, तो उस कंडीशन में जो पावर होगा वो हम लोगों का निगेटिव में होगा, मतलब पावर हम लोग माइनस में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल में आपको बता रहे हैं तो समझ में आसानी से आएगा। जैसे एग्जांपल में हमने कोई क्वेश्चंस को सॉल्व किया और सॉल्व करने से हमको आंसर आ रहा है 0.00000004 मीटर। ठीक है, इतना मान लेते हैं। तो आपके कभी भी बुक के आंसर में ऐसा आंसर कभी नहीं दिया रहता, आपको आंसर शॉर्ट में दिया रहेगा, लेकिन आपको आंसर सॉल्व करने से फाइनली आपको इतना आ रहा है तो आपको आंसर नहीं मिल रहा है। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, देखिए डेसिमल यहाँ है, ठीक है, तो हमेशा पॉइंट के बाद जो 0 होता है डेसिमल में, ऐसा कोई नंबर जिसमें पॉइंट के बाद अगर आपको 0 है तो आप उसको जो है सो शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस 0 को खत्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 0 के बाद नंबर भी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी ये 0 वाला टर्म है सब 0 को हटा देंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम ले जाते हैं आपको यहाँ 4 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये जो हमारा डेसिमल देख रहे हैं, इस डेसिमल को हम ले जाएंगे कहाँ पे, जस्ट 4 के बाद, नंबर के बाद। हमेशा डेसिमल आपका जो है सो वो नंबर के बाद होता है, यूनिट्स के बाद, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 0 के बाद हम कोशिश करेंगे डेसिमल को 0 के बाद नहीं रखने का, किसी न किसी नंबर के बाद रखने का। तो इसमें जो डेसिमल के आगे देख रहे हैं सबसे पहला नंबर मेरा 4 ही है, इसलिए इस डेसिमल को हम क्या करेंगे, 4 के बाद ले जाएंगे, पास ले जाएंगे। तो यहाँ पे डेसिमल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो अब यहाँ डेसिमल यहाँ जाएगा 4 पॉइंट। ठीक है, अब 4 के बाद कोई नंबर है ही नहीं तो 4.0 आप लिख सकते हैं समझने के लिए, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 4.0। ठीक है, ये हमेशा जो ये डेसिमल का नंबर देख रहे हैं, डिजिट देख रहे हैं, वो 10 बेस के पावर में होगा। देखिए कितना यूनिट हमने डेसिमल को शिफ्ट किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 यूनिट्स यानी कि 8
है ना डिजिट्स डेसिमल को शिफ्ट किया, तो 10 टू दी पावर यहाँ पे हो जाएगा आपका -8। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है, यदि डेसिमल को राइट साइड में, यहाँ देख रहे हैं डेसिमल राइट साइड में ले जा रहे हैं, यदि डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो जितना डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे उतना आपका जो है सो बेस पावर 10 टू दी पावर बेस माइनस नेगेटिव हो जाएगा। तो अब इसका आंसर हम लोग लिखेंगे 4.0 इंटू 10 टू दी पावर 8 किलोमीटर। क्लियर है गाइस। इसके बाद एक और एग्जांपल बताते हैं। यदि आपको लिखा है इस प्रकार से मेरे पास सेकंड एग्जांपल 0.000462 सेकंड इनवर्स, ये आपका दिया गया है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आप इसको शॉर्ट में डेसिमल में कैसे लिखेंगे, मीन साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, तो सेम देखिए सबसे पहले आपको देखिए इसमें डेसिमल के आगे है ना, जस्ट आगे कितना दूर आगे जहाँ पे आपका नंबर है, आपको नंबर ढूंढना है। तो ये 0 है, 0 करते करते सबसे पहला नंबर 4 है, 4, 6, 2 सब नंबर है। तो हमेशा कोशिश करते हैं डेसिमल को नंबर के बाद रखने का, मतलब फर्स्ट नंबर के बाद 1 डिजिट के बाद हम 4 पॉइंट यहाँ रखेंगे, 46 नहीं, केवल 1 डिजिट रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4 पॉइंट, इसके बाद और नंबर तो है 62, मतलब हमने इस डेसिमल को शिफ्ट करके केवल जस्ट एक नंबर के बाद, मतलब 0 के बाद जो भी नेक्स्ट नंबर होगा ना उस नंबर के बाद रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर 4 ही है, इसका जस्ट 4 के बाद हमको डेसिमल को सेट करना है। तो इस डेसिमल को यहाँ पे अगर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 000, इस प्रकार लिख सकते हैं समझने के लिए 0.6। तो पॉइंट से पहले जो डेसिमल है उसका कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हम इसको 0 को हटा के सीधे लिख देते हैं हम आपको 4.62 है ना, इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, देखिए कितना डिजिट 1 2 3 4 5 डिजिट, 5 डिजिट हमने राइट साइड गया, तो राइट के लिए क्या करते हैं माइनस 10 टू दी पावर -5 सेकेंड इनवर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं 2 आपको इंपोर्टेंट बता दिया हूं। इस प्रकार से कोई भी बड़े से बड़े टर्म को आप जो है शॉर्ट में साइंटिफिक नोटेशन में इस प्रकार से पावर में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ दे रहा हूं, आप ट्राई कीजिएगा खुद से बनाने का, बना के हम लोगों को कमेंट बॉक्स में हमको आप शेयर कीजिएगा, सेंड कीजिएगा, हम देखेंगे अब सही बना है या गलत आपका। चलिए मैं आपको देता हूं इस प्रकार से 0.00260 सेकेंड, ठीक है, या 0.90206 सेकेंड, या किलोग्राम, ठीक है। ये बहुत सारे हो सकते हैं, आप केवल 2 क्वेश्चन दिए हैं, इस दोनों को आप ट्राई कीजिए बनाने का, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए और लिख के हमको जो है सब कमेंट में इसका आंसर भेजिए, हम आपको बताएंगे सही है या फिर गलत है। अगर नहीं बन रहा है फिर भी आप हमको बताइएगा, हम आपको जो कमेंट में इसका आंसर लिखने का कोशिश करेंगे। चलिए रूल नंबर 2, नेक्स्ट रूल, एक और रूल है। रूल नंबर 2 क्या है, तो रूल 2 ये बताता है कि इफ वी शिफ्ट डेसिमल towards left, we add the powers, means positive। ठीक है, रूल नंबर 2 ये बता रहा है यदि हम लोग डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें, मतलब बाएं साइड में ले जाए, इससे जस्ट मैंने आपको क्या बताया, डेसिमल को आगे करना था, दाएं साइड में करना था, ठीक है। तो दाएं के लिए हम लोग क्या करते थे, निगेटिव करते थे। अब यहाँ पे है यदि डेसिमल को हम लोग को लेफ्ट साइड में बाएं साइड में शिफ्ट करना होगा, बाएं साइड ले जाना होगा, तो हम लोगों का जो पावर होगा वो पॉजिटिव में होगा, प्लस ऐड हो जाएगा पावर, ठीक है। मतलब उसको 10 टू दी पावर 10 बेस पॉजिटिव में लिखेंगे पावर को, ठीक। चलिए एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे अगर आपका क्वेश्चन में इस प्रकार से आंसर आ रहा है 9000000 किलोमीटर, मान चलिए इतना आंसर आपको आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, इतना बड़ा तो आंसर बुक में होगा नहीं, इसको हम क्या करेंगे, अभी देखा जाए इसमें डेसिमल आपको कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन जब कभी भी डेसिमल दिख नहीं रहा होता है तो हमेशा डेसिमल लास्ट में होता है, यहाँ पे है। क्योंकि कोई मान लीजिए कि चलिए कोई नंबर लिखा है मेरे पास 12 है ना, 12 किलोग्राम, इसका मतलब 12.0 इसको लिख सकते हैं, लिखा गया 5 सेकेंड, इसका हम लिख सकते हैं 5.0 सेकेंड, है ना, पॉइंट लास्ट डिजिट का पॉइंट छुपा होता है, ठीक है। अगर नहीं पॉइंट कहीं नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब लास्ट में है। तो अभी यहाँ पे पॉइंट हमारा यहाँ पे है, तो इसको क्या करेंगे हम, डिजिट देखिए 0 की से पीछे की तरफ जाना है हमको, क्योंकि आगे तो कोई नंबर है नहीं, पीछे चलेंगे तो पीछे सबसे पहला हमारा जो नंबर है वो 9 है। तो इसको क्या करेंगे, इस डेसिमल को शिफ्ट करके हम 9 के बाद, ठीक है, जस्ट 9 के बाद जो है सो इसको ले जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9 पॉइंट, इसके बाद एक 0 डाल सकते हैं, पॉइंट के बाद पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 9.0 इंटू 10 टू दी पावर
10 20 तो रहेगा ही। अब देखिए कितना मैंने डिजिट को 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट को मैंने बैक किया, लेफ्ट साइड में किया। तो लेफ्ट के लिए क्या बोले थे? प्लस। तो ये 7 किलोमीटर। सेम है, इससे पीछे वाले मैंने आपको बताया डेसिमल को राइट साइड गए थे, डेसिमल को राइट साइड ले जाएंगे तो वो आपका जो 10 टू द पावर जो भी जितना डिजिट ले जाएंगे उतना नेगेटिव हो जाएगा। इसमें जितना डिजिट आगे पीछे करेंगे उतना आपका केवल प्लस में हो जाएगा, लेकिन जितना डिजिट आगे पीछे करना है वो सेम, दोनों का सेम रहता है, केवल नेगेटिव पॉजिटिव को आपको याद रखना है। ठीक है गाइज, चलिए एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। यदि मेरे पास क्वेश्चन लिखा है 946.25 इंटू 10 टू द पावर 4, ऐसा कोई नंबर लिखा है, इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो जल्दी से फटाफट आप जल्दी से लिख के बताइए क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप हमसे पहले लिख के बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम बताते हैं, आप मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। अभी देखिए हमारा डेसिमल यहाँ पे दिया गया है और हमने आपको पहले बता दिया डेसिमल को हमेशा हम लोग आंसर जब मिलाते हैं, आंसर लाते हैं, कोशिश करते हैं डेसिमल को 1 डिजिट के बाद शिफ्ट करने का। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं डेसिमल को 1 डिजिट के बाद रखने का। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस डेसिमल को 1 डिजिट नहीं, पहला डिजिट तो 9 है तो 9 के बाद ले जाएंगे, ये हो जाएगा 9.4625, पूरे लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद पूरे नंबर को लिखने का कोई जरूरी नहीं है। आप 9.4 भी लिख सकते हैं, 9.46 भी लिख सकते हैं और पूरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके आंसर में 9.4 ही दिया गया है, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा गाइज। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए डेसिमल को हमने यहां से यहां ले गया, तो यहां से यहां ले गया तो कितना डेसिमल को हमने लेफ्ट ले गया? 2 डेसिमल, तो 10 टू दी पावर 2, क्योंकि जितने डेसिमल को हम लोग लेफ्ट जाते हैं उतना प्लस हो जाता है 10 टू पावर 2 इंटू या 10 टू दी पावर 4 पहले से है गाइस, ये याद रखना है। ठीक है, इस पूरे को हम लोग मिला लेते हैं तो 9.4625 इंटू 10 टू दी पावर, ये आपको पता ही है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, 10 टू दी पावर a इंटू 10 टू दी पावर p। अगर बेस इक्वल हो और पावर अलग अलग हो तो पावर जो है हम लोग का ऐड हो जाता है, 10 टू दी पावर a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, 10 टू दी पावर a इंटू 10 टू दी पावर b इज इक्वल टू 10 टू दी पावर a प्लस b, ये फॉर्मूला है। ये बेस इक्वल हो, पावर अलग अलग हो तो पावर को ऐड कर देते हैं। यहाँ क्या है, हम लोग का बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है, तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोगों का ये इतना हो जाएगा। या इसी को बुक में आपको हो सकता है 9.46 ही 2 डिजिट दिया गया हो इंटू 10 टू दी पावर 6। तो ये फाइनली आपको इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइज, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि साइंटिफिक नोटेशन को कैसे निगेटिव में और पॉजिटिव में हम लोग शो करते हैं। चलिए गाइज, आगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में परमाणु संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको पहले डिफाइन करते हैं, फिर आपको हम इसको समझाएंगे। अब डिफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं PROT टू दी पावर n, इसका मतलब प्रोटॉन समझिएगा, और E माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन समझिएगा। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is called atomic number। ठीक है गाइस, बहुत डिफिनेशन है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन ही होता है, जनरली आप इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये बता देते हैं आपको, ये इट इज डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय Z। इसको Z से इंडिकेट किया जाता है, एटॉमिक नंबर को Z से लिखा जाता है। ठीक है, देयरफॉर Z इज इक्वल टू P, मतलब एटॉमिक, ये जो Z देख रहे हैं ये हमारा एटॉमिक नंबर है। ठीक है, वो Z जो होगा वो हमारा P मतलब प्रोटॉन की इज इक्वल टू होगा, मतलब किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसका प्रोटॉन का नंबर होगा, या जितना उसका प्रोटॉन का नंबर होगा उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। इसलिए Z इज इक्वल टू P लिखा जाता है, प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी एटम, कोई भी आपको ये ऑलरेडी पता है, कोई भी मेरे पास एटम है, ठीक है, जो एटम के पास जो न्यूक्लियस होते हैं, इस न्यूक्लियस में कुल मिला के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे आपको माइनस चार्ज होता है, पता है, प्रोटॉन पे आपको प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल होता है, जीरो होता है।
तो यहाँ पे मैंने आपको बताया डिफिनेशन में कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, ठीक है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस, तो नाभिक जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन का नंबर होगा या इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम ही होता है, किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव में होता है, माइनस में होता है, और प्रोटॉन प्लस में होता है, इसलिए यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादातर डिफिनेशन में लिखा जाता है, क्योंकि प्लस वाले नंबर को इंडिकेट किया जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ प्रोटॉन लिखते हैं, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रॉन भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों का नंबर सेम होता है, इसलिए द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसी नंबर को हम लोग उसका एटॉमिक नंबर कहा जाता है, उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए जेड इज इक्वल टू पी, मतलब किसी भी एलिमेंट्स में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। चलिए आपको हम एक क्वेश्चन देके समझाते हैं। क्वेश्चन अगर लिखना चाहें तो क्वेश्चन लिख सकते हैं। चलिए मेरे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल प्रोटॉन इन गिवन एलिमेंट। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं जिसके टोटल प्रोटॉन को आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए गाइस, जैसे मान लिया जाए पहला आपका हाइड्रोजन है, दूसरा आपका कार्बन है, तीसरा आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, बहुत सारे, किसी का भी फाइंड कर सकते हैं, आपको 2-3-4 यहाँ बता देते हैं, बाद बाकी किसी का भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होगा, एटॉमिक नंबर आपको याद होगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइज, जो हम आपको 1-2 दिन के अंदर में पूरे पीरियोडिक टेबल यानी कि एटॉमिक नंबर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसका वीडियोस लोड करने वाले हैं, यानी कि वो बहुत ही अच्छा वीडियोस होगा। एक वीडियो में पूरी हम केवल पीरियोडिक टेबल को डिस्क्राइब करेंगे, उस पीरियोडिक टेबल से ही आपको लगभग पूरे इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा पीरियोडिक टेबल ही होता है, ठीक है। उसी एलिमेंट्स का जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं सबको इसमें डिस्कस करेंगे, तो वहां से आप उसको देख लीजिएगा, वहां से आपको याद भी हो जाएगा। फिलहाल जनरली ये सभी को याद होता है, जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक है गाइज। तो ये आपको आसानी से पता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मतलब 1, एटॉमिक नंबर को क्या चीज से लिखते हैं, जेड से लिखते हैं, जेड इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हाइड्रोजन का जेड कितना है, 1 है, और मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, ठीक है। एटॉमिक नंबर जब डिफिनेशन यहाँ पे बताया है आपको, तो यहाँ क्या बताया है आप याद कीजिए, जेड इज इक्वल टू पी। जेड इज इक्वल टू पी का मतलब हो गया, ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू पी। ये फॉर्मूला है प्रोटॉन को फाइंड करने का, कि जितने जेड होंगे उतने पी। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर जेड है वो हमारा 1 है, इसलिए इसका प्रोटॉन का नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। कार्बन का जेड कितना होता है, जेड इज इक्वल टू 6, देयरफॉर पी इज इक्वल टू 6। ऑक्सीजन का जेड कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका जेड का वैल्यू 8 हो जाएगा, इसलिए पी इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, जेड इज इक्वल टू 7, तो अगर जेड का वैल्यू 7 है, ठीक है, तो पी प्रोटॉन कितना हो जाएगा, तो हमको पता है पी इज इक्वल टू जेड होता है, तो जेड का वैल्यू 7 है, तो पी इज इक्वल टू 7। इस प्रकार आसानी से किसी भी एलिमेंट का आप प्रोटॉन का नंबर फाइंड कर सकते हैं। हाँ, भले इसके लिए आपको कम से कम उसका एटॉमिक नंबर याद करना होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर के बाद एटॉमिक मास होता है, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास को ही हम लोग मास नंबर भी बोलते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। एटॉमिक मास समझिए या आप इसको मास नंबर समझिए, दोनों एक ही है। इसको डिफाइन कर देते हैं, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, sum of number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called mass number। ठीक है, सेम डिफिनेशन है, थोड़ा सा केवल चेंजिंग है। मैंने आपको एटॉमिक नंबर में बताया था, जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, 0 होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि एटॉमिक नंबर में किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन का नंबर होगा, ठीक है, उसी को उसका एटॉमिक नंबर कहा जाता है। और यहां पे हम आपको बता रहे हैं मास नंबर, तो लिखे हैं कि सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन का नंबर, ठीक है, जितने प्रोटॉन का नंबर और जितने न्यूट्रॉन का नंबर होगा, इसके सम को हम लोग मास नंबर बोलते हैं।
ठीक है गाइस, ये आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा डिफिनीशन है। ठीक है, जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करके ऐड करके जितने भी आएंगे वही उसका मास नंबर होगा। ठीक है गाइज, इसको डिफिनेशन में लिख सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, देयरफॉर E इज इक्वल टू एन प्लस पी। समझ में आ गया? ए मतलब एटॉमिक मास या मास नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ, ये जो एन देख रहे हैं आपका वो न्यूट्रॉन है, और पी जो देख रहे हैं वो प्रोटॉन है, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, कुछ भी समझिए। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम को इसका जो ऐड होता है ये इज इक्वल टू होता है आपका एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। ठीक है, या यहां से हम आप लोग एन इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए माइनस पी। कभी कभी आपको न्यूट्रॉन का नंबर पूछेगा, क्योंकि इससे जस्ट पीछे मैंने आपको प्रोटॉन का नंबर फाइंड करने बताया था। ठीक है, किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट्स का आपको प्रोटॉन का नंबर पूछेगा तो कितना होगा, फॉर्मूला आपको जस्ट बताया है ठीक पीछे। क्या चीज फॉर्मूला था, याद की जल्दी बताइए। जेड इज इक्वल टू पी, जेड इज इक्वल टू पी मतलब किसी भी एलिमेंट्स का जितना एटॉमिक नंबर होगा उसका प्रोटॉन होगा। तो इस प्रकार किसी भी एलिमेंट का प्रोटॉन फाइंड कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर आपको याद है तो उसका वो प्रोटॉन नंबर हो जाएगा। और इसी प्रकार से न्यूट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी, मतलब एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। क्योंकि प्रोटॉन आपको फाइंड करना सिखला दिए हैं, अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना होगा तो पहले आपको प्रोटॉन को पता लगाना, प्रोटॉन फाइंड करना होगा। प्रोटॉन जो फाइंड हो जाएगा तो उसके ए मतलब एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो वो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है गाइज, चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल बताते हैं आपको भी हम। चलिए क्वेश्चन आपको लिख दिए हैं, एक ही बार में तीनों चीज फाइंड करने के लिए। फाइंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन एलिमेंट। आपको सिंगल पूछेगा, आप सिंगल ही फाइंड कीजिएगा, प्रोटॉन पूछेगा प्रोटॉन ही फाइंड कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पूछेगा इलेक्ट्रॉन ही फाइंड कीजिएगा। यहाँ पर हम एक ही बार तीनों बता देते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई एक पूछेगा तो आपके लिए और आसान होगा। तो चलिए किसी भी एलिमेंट का कैसे न्यूट्रॉन फाइंड करते हैं, प्रोटॉन फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कैसे फाइंड करते हैं आपको बता चुके हैं, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास जो पहला है ना एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आपको ये पता है गाइज, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो आपका 16 होता है। ठीक है गाइज, लेकिन एक बात इससे पहले हमें आपको एक और छोटा सा टॉपिक समझाना था। चलिए हम पहले उसको बता ही देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद आपको आसान होगा इस क्वेश्चन को समझने में। चलिए गाइज, पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा टॉपिक था, ये पहले इसको जानना जरूरी है। ठीक है, पहले इसको हम बता देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे। ये समझने के बाद क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, छूट गया था बीच में, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है ये एक्स। ठीक है, नीचे में इस साइड आपका जेड होगा और इस साइड आपका ए होगा। ठीक है गाइस, आपको ये पता ही है। यहां पे ए क्या है हमारा, ए आपका है मास नंबर। ध्यान, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, ए मतलब ए से एटॉमिक होता है, एटॉमिक नंबर नहीं समझिएगा। ठीक है, मास नंबर जिसका फॉर्मूला आपको बता दिए हैं एन प्लस पी होता है। और ये जेड जो देख रहे हैं ये जेड हमारा है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जिसमें जेड इज इक्वल टू पी होता है। ठीक है गाइस, ये एक्स जो देख रहे हैं ये एक्स हमारा एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स को शो करेगा। जो भी एलिमेंट होगा एलिमेंट को एक्स के जगह पे लिखेंगे, जेड उसका उस एलिमेंट का जो भी एटॉमिक नंबर होगा उसको जेड के जगह लिखेंगे, एटॉमिक मास जो भी होगा उसको ए के जगह लिखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में कार्बन, कार्बन का सभी को पता है। ठीक है गाइज, जो कार्बन है उस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका एटॉमिक मास या मास नंबर 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये हमारा सी यहाँ पे एलिमेंट हो गया, ये 6 जेड हो गया एटॉमिक नंबर, ये 12 ए हो गया एटॉमिक मास। इस प्रकार सब लिख सकते हैं यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 6, ए इज इक्वल टू 12। ठीक है गाइज, तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से किसी भी एलिमेंट को हम लोग आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए गाइज, तो अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन एलिमेंट। मेरे पास एलिमेंट दिया गया है और एक ही बार उस एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों फाइंड करना था। मान लिया जाए एलिमेंट्स हमारा ओ है, आपको पता है एलिमेंट्स के नीचे में यहाँ पे हम लोग इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं 8 हो गया, इसका ये जेड आप ए इक्वल टू 16।
ठीक है। चलिए आपको इस प्रकार से फाइंड करने के लिए पहले जो दिया गया है वो आसानी से लिख लीजिए। आपको पता ही है यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या है, z हम लोग इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर को, तो 8 है, और a किसको बोलते हैं एटॉमिक मास को, तो a इज इक्वल टू 16 है। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 8 और a इज इक्वल टू 16, यह फाइंड हो गया है आसानी से। तो आपको पता ही है कि z इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको याद है कि z इज इक्वल टू p, मीन्स जितना z का वैल्यू होगा उतना ही p होगा, प्रोटॉन होगा। तो यदि z का वैल्यू 8 है तो p इज इक्वल टू 8, इसका मतलब प्रोटॉन इसका क्या निकल गया 8, आसानी से फाइंड हो गया। चलिए अब हमको प्रोटॉन फाइंड हो गया है, अब हमको न्यूट्रॉन फाइंड करना है। तो n इज इक्वल टू, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला भी जस्ट आपको पता है, n इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या चीज, जल्दी बताइए आप लोग, a माइनस p, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है a माइनस पी, यहां लिख सकते हैं आप a माइनस पी। a माइनस पी का मतलब हो गया आपको, a मतलब जल्दी बताइए a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 16 है। a को हम लोग क्या बोलते थे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का वैल्यू 16 दे दिया है, तो 16 अब माइनस पी अभी जस्ट आपने निकाला है 8, तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना 8। इसका मतलब यहाँ पे इस ऑक्सीजन जो एलिमेंट है इसका प्रोटॉन कितना हो जाएगा 8 था, और न्यूट्रॉन कितना निकाला हमने 8, इसका मतलब इसका न्यूट्रॉन भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको अब क्या क्या निकल गया है, आपको प्रोटॉन निकल गया, न्यूट्रॉन निकल गया और इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन कितना होता है तो आपको जस्ट बताया है, इलेक्ट्रॉन इज जस्ट एन अप्रॉक्स इज इक्वल टू प्रोटॉन, लगभग बराबर ही होता है, बराबर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, आप E इज इक्वल टू पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वली होता है, हमने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। इसका जब हम लोग मास निकालते हैं तो मास थोड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए इसको लिख सकते हैं अप्रॉक्स इस प्रकार से इज इक्वल टू, लगभग बराबर ही होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन अगर आपको यहाँ पे क्या निकला है, प्रोटॉन आपका 8 निकला है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है गाइज। इस प्रकार से किसी भी एटम का आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल बताते हैं आपको हम। चलिए कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है, इसका मतलब यहाँ पे Z इज इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया, और आपका A इज इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है गाइज। तो Z का वैल्यू 6 है, इसका मतलब P इज इक्वल टू 6, Z इज इक्वल टू P होता है, जितना Z का वैल्यू उतना है P का। तो आपका प्रोटॉन का नंबर निकल गया 6, उसके बाद आपको निकलना है न्यूट्रॉन। तो N इज इक्वल टू आपको पता ही है A माइनस क्या होता है, जल्दी बताइए, A माइनस P। A का वैल्यू आपको क्या है, A मतलब एटॉमिक मास आपका 12 दिया गया है, और प्रोटॉन अभी आपने जस्ट निकाला है 6, देयरफॉर 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो यह आपका क्या निकल गया, न्यूट्रॉन निकल गया। तो कार्बन का प्रोटॉन इज इक्वल टू 6, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 6, और इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू पता है आपको P, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर ये इलेक्ट्रॉन इसका भी क्या हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी 6। इस प्रकार अब ये समझ में आ गया होगा आसानी। चलिए एक और एग्जांपल डिफरेंट वाला जिसका अलग अलग होते हैं, अभी मैंने 2 एग्जांपल ऐसा बताया जिसका डबल डबल था, एक और एग्जांपल बताएं। डबल का मतलब ये हुआ कि जनरली जो भी एलिमेंट होता है ना, जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसके एटॉमिक नंबर जितना भी होगा उसका डबल उसका एटॉमिक मास होता है, ये अब याद रखिएगा। लेकिन ऐसा केवल 90% केस में होता है, ये याद करने का तरीका है। लगभग जैसे मान लीजिए कार्बन का पास 6 होता है तो 6 टू 12 इसका मास हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 होगा तो 8 टू 16 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से नाइट्रोजन का 7 होता है, 7 टू 14 हो जाएगा, सल्फर का 16 होता है, 16 टू 32 हो जाएगा। तो जनरली जो है सो ज्यादातर एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर जो होंगे उसका डबल कर देंगे तो उसका मास नंबर हो जाएगा। लेकिन ये कोई याद करने का ट्रिक नहीं है, इसको हमेशा याद नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा काम नहीं करेगा। क्योंकि कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी है, ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिसका डबल करने से जो नंबर आएगा वो इसका मास नंबर नहीं होता, एक्सेप्शन भी है। जैसे एग्जाम्पल में अभी आपको बता रहे हैं, आपको एक सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका होता है 11, तो 11 टू 22 होना चाहिए, लेकिन इसका मास 23 होता है, इसलिए हर जगह फॉलो नहीं करेगा, इसको आपको है ना याद करना होगा, सेट कर लीजिएगा माइंड में। लेकिन ज्यादातर का डबल होता है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। चलिए इसका बताते हैं आपको। सोडियम का Z इज इक्वल टू, यहाँ पे Z एटॉमिक नंबर 11 है, तो Z का वैल्यू 11 है, इसलिए P कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब प्रोटॉन इज इक्वल टू, क्योंकि पहले आपको बताते हैं किसी भी एटम के एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन का नंबर होगा उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा, या जितना एटॉमिक नंबर होगा वही उसका प्रोटॉन होगा। एटॉमिक नंबर यहाँ पे 11 है, इसलिए प्रोटॉन कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका मास नंबर 23 है, ठीक है गाइज। तो मास नंबर इसका 23 है। तो चलिए यहां से न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है A माइनस पी, तो A का वैल्यू आपको क्या दिया गया है 23, अब माइनस यहाँ पे P का वैल्यू क्या निकाला आपने 11 निकाला है, तो 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, ये 12 निकल गया न्यूट्रॉन। इसके बाद इलेक्ट्रॉन अभी आपको मैंने जस्ट बताया है, E इक्वल टू P होता है, प्रोटॉन जितना उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो E के वैल्यू इसका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपने सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन 11 हो जाएगा, प्रोटॉन कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन जो हो जाएगा आपका वो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जनरली जो क्या होता है, अधिकतर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम ही होते हैं। जिसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम होगा जनरली, उसी में आपको डबल कर देंगे तो आपका वो एटॉमिक नंबर और मास के इक्वल हो जाएगा डबल करने से। लेकिन जिसका अलग होगा उसमें एक हमेशा बढ़ जाता है। इस प्रकार यहाँ पे देखिए सबका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो इक्वल ही है, लेकिन न्यूट्रॉन में एक डिफरेंस हो गया। तो इस प्रकार आसानी से किसी भी एलिमेंट का आप फाइंड कर सकते हैं गाइज। तो किसी भी एलिमेंट का किस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाइंड करेंगे, ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। हम आपको कुछ होमवर्क के लिए खुद से प्रैक्टिस करने के लिए दे देते हैं, आप इसको लिखिए, बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर उसको हम बताइएगा। जैसे एग्जांपल में सल्फर है 1632, ये क्वेश्चन है। इसके बाद Ag सिल्वर 47 और 108, ये दो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसको प्रैक्टिस करना है। इसको इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों आपको फाइंड करके हमको बताना है। ठीक है गाइज, चलिए इसके बाद हम लोगों को सिंबल जानना है। मीन्स कभी कभी ऐसा भी होता है जो हम लोगों को एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमको दे दिया रहेगा और सिंबल पूछेगा उस एलिमेंट्स का। तो चलिए उसको हम देखते हैं कैसे उसको बताएंगे। मतलब राइट सिंबल बाय गिवन ए एंड जेड। तो आपको इसका फॉर्मूला, जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए कि ऐसा मेरे पास क्वेश्चन है जिसमें जेड का वैल्यू दिया गया है 6 और ए इक्वल टू दिया गया है 12। मतलब एटॉमिक नंबर 6 है और आपका एटॉमिक मास 12 है। तो ये वो सिंपल से आपको याद ही है जो एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है। लिखने का तरीका बताते हैं कैसे सिंबल लिखेंगे। इसका फॉर्मूला पता है जेड इंटू ए। तो इसको लिख सकते हैं आप, जेड की जगह 6 लिखिए और ए की जगह 12 लिखिए। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है आपको, एक्स की जगह क्या होगा, तो एक्स मतलब एलिमेंट्स का नंबर होगा। तो किसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, याद कर सकते हैं आप, कार्बन का। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, इसका मतलब सी इज इक्वल टू 6। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है ए और जेड की मदद से ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए हमारा जो वीडियोस है वो देख रहे हैं काफी बड़ा होते जा रहा है, इसलिए हम आज की वीडियोस में इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये सब बहुत ही बेसिकल कंसेप्ट है गाइज, इसको आप लोग आसानी से देखिएगा, आसानी से समझिएगा, बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। इसके अलावा हम लोग का और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे अगले क्लास में हम लोग होगा तो न्यूक्लियस का डिस्कशन करेंगे। न्यूक्लियस, उसके बाद जो है न्यूक्लियस का क्या रेडियस होता है, न्यूक्लियस का क्या वॉल्यूम होता है, न्यूक्लियस का क्या मास होता है, उसका क्या डेंसिटीज होता है, ये सब को चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों का है ना बेसिकल कंसेप्ट बचा हुआ है, जो लगभग 2-3 वीडियोस और बनेगा। ठीक है, तो आप लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, उसको देखिए, अच्छे से समझिए। इसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप एक बार जरूर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो बेसिक कंसेप्ट है आपके साथ साथ आपके आसपास जो जितने भी फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्किल के, रिलेटिव सर्किल के जो भी है, उनको भी ये कम से कम समझ आ सके। और एक बात इंपॉर्टेंट गाइज, ये जरूरी नहीं है जो 11th में है वही 12th वाले स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है, अगर आप चाहे जो 10th आसपास के बच्चे कोई 10th में पढ़ते हैं उनको भी ये काम आ सकता है। तो आप जरूर एक बार अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि ये जनरली बेसिकल कंसेप्ट जो है वो पीछे से लिया गया है। ये 2-3 वीडियोस बेसिकल कंसेप्ट का ही होगा, इसके बाद ही हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर का सिलेबस का टॉपिक। ठीक है गाइज, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।